हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक गुप्ता। और इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लाइंस और एंगल्स के बारे में। उसमें हमने लाइन और एंगल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। कुछ टॉपिक छोड़ गए थे उस वीडियो में, सो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज में पहुँच जाएंगे। सबसे पहले हम लोग है ना अपने प्रीवियस चैप्टर को रिविज़न कर लेते हैं एक बार। जिसे हम लोग ने पढ़ा था कि लाइंस कितने टाइप की होती है। लाइंस 3 टाइप की होती है, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट। फिर उसके बाद हम लोग यदि एंगल्स के बारे में, तो एंगल्स के टाइप्स पढ़े थे। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। मैंने एक ग्राफ बनाया था। उस ग्राफ में मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोग को कि 0 से एंगल स्टार्ट होता है, 90 पे जाता है, 180 पे, 270 पे और अगेन 360 पे आता है। 0 से लेके 90 के बीच में जो एंगल बनता है वो एक्यूट एंगल होता है। परफेक्ट जो 90 पे होता है वो राइट एंगल होता है। 90 से अबव और 180 से लेस हो तो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। और जो परफेक्ट 180 पे है, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि एक लीनियर जो लाइन होती है वो हमेशा 180 पे होती है। और लीनियर लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन। सो इस एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और 180 से अबव हो और 360 से लेस हो तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि रिफ्लेक्स एंगल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इसके ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग को पहले एक्सप्लेन करना है और पहले दिमाग में सेट रखना है। अब हम लोग है ना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे अभी बचे हुए हैं उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने एक्सरसाइज में जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग ने इंटरसेक्ट लाइन के बारे में पढ़ा था। इंटरसेक्ट लाइन कैसे होती है? जब कोई दो लीनियर लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट में ब्रेक करती है, काटती है, इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट लाइन। सपोज ये ए है, बी, सी, डी। तो ए बी एक लाइन, सी डी एक लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो मीन्स ए बी एंड सी डी आर intersect to each other। सपोज आपको समझ में आया कि इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है। ये मैं आपको सबसे पहले क्या पढ़ा रहा हूँ? इंटरसेक्ट लाइंस के बारे में। इंटरसेक्ट लाइन वो होती है जब कोई दो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट में काटती है, जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, उसी को हम इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं। अब दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं नॉन इंटरसेक्ट लाइन। देखिए, आपको भी पता है कि है ना, यदि हम किसी चीज़ पे नॉन लगा देते हैं, NON, तो वो उस वाले से डायरेक्टली अपोजिट हो जाता है। और हमें सब पता है कि इंटरसेक्ट लाइन वो लाइन होती है जो एक दूसरे को ब्रेक करे किसी पॉइंट में या काटे और क्या किसी को इंटरसेक्ट करे। इसी तरह यदि नन लगा दिए तो नन का मतलब कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें तो उन लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्ट लाइन। अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि नॉन इंटरसेक्ट जो लाइंस होती है उन्हीं को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। उन्हीं को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। देखिए, इंटरसेक्ट लाइन या नॉन इंटरसेक्ट लाइन में क्या डिफरेंस होता है हम लोग ये देखेंगे। हमें पता है कि इंटरसेक्ट लाइन में एक दूसरे को काटती है, नॉन इंटरसेक्ट लाइन में एक दूसरे को ब्रेक ना करे। जबकि वो दो लाइंस, जिस दो लाइंस की हम बात कर रहे हैं, वो दोनों लाइंस के बीच के हर एक पॉइंट पे, क्योंकि देखो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि जो मैथ्स की शुरुआत होती है सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट होती है। पॉइंट के बाद एक लाइन क्रिएट होती है, लाइन के बाद अदर्स चीज़ें क्रिएट होती है। ठीक है,
तो हम लोग भी जानते हैं कि एक लाइन्स के अंदर ग्रुप ऑफ पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट इस लाइन, यदि सपोज मैं मान लेता हूँ ए बी और सी डी, तो ए बी लाइन और सी डी लाइन के बीच में जो भी लाइन है उनके बीच का डिस्टेंस हर एक प्लेस में जब सेम होगा तभी हम मानेंगे कि वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। आप लोग को डायरेक्टली समझ में आ गया होगा कि पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, जो किसी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, और साथ ही साथ उनके बीच का डिफरेंस हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट ऑफ लाइन पे सेम होना चाहिए। ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि हर एक पॉइंट में उनका जो डिस्टेंस होना चाहिए सेम होना चाहिए। देखिए, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, आप भी जानते हो कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है क्या? नहीं कर रही है नहीं कर रही है, बट इनके जो बीच का डिफरेंस है, सपोज यहाँ पे कुछ दूसरा है, यहाँ कुछ दूसरा है, और यहाँ पे कुछ दूसरा है, तो आप ये जानते हो कि हर एक लाइन पे, हर एक पॉइंट पे, पॉइंट के लाइन पे, सॉरी लाइन के पॉइंट पे डिस्टेंस जो देख रहे हो आप, उनमें डिफरेंसेस है कुछ ना कुछ। सो ये एक पैरेलल लाइन नहीं है, जबकि ए बी और सी डी एक दूसरे, तो इस तरह हम लोग लिखते हैं इसको कैसे हैं, ए बी शॉर्ट फॉर्म में ए बी पैरेलल टू सी डी। किस तरह लिखेंगे? ए बी पैरेलल, इसको ये पैरेलल की साइन है। पैरेलल की साइन कैसी होती है? दो लाइन ऐसे एकदम 90 के एंगल में खींच देते हैं, उसी को पैरेलल बोलते हैं। तो जब भी हम पैरेलल लाइंस की बात करेंगे तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम लोग इस की बात कर रहे हैं। इसी तरह परपेंडिकुलर की जब बात करते हैं, अभी हमारा टॉपिक तो नहीं है पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सपोज कोई भी एक पॉइंट है ए बी परपेंडिकुलर सी डी, मतलब सी डी एक लाइन है और ए बी ये परपेंडिकुलर कर रहा है पैरेलल के साथ मैंने परपेंडिकुलर के लिए एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग आगे करेंगे। देखिए, लाइंस के बारे में लगभग मैंने आपको सभी चीज़ें समझा दी है। अब थोड़ा कुछ पॉइंट्स एंगल्स के हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन मतलब वर्ड लिखने से ही कि एडजेसेंट का मतलब क्या होता है और एंगल। जब एंगल, जिस तरह कहते हैं ना हम, मैं इस ए बी का पड़ोसी है, ठीक है, उसी तरह एडजेसेंट होता है। जैसे देखिए आपको पता है, सपोज ये कोई एंगल है, मान लेते 35 का है, तो ये एक पास में एंगल है, सपोज ये 25 का है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। ये 35 25 के एडजेसेंट एंगल भी, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है। सपोज मैं मान लेता हूँ ए बी सी ओ, तो आप जान रहे हो इसमें क्वालिटी क्या है, इसमें कंडीशन क्या है, इसमें आपको दिमाग में रखना है क्या कि एडजेसेंट एंगल कब होता है। एडजेसेंट एंगल का खासियत ये है कि जब कोई दो एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स हो। देखिए ये आप रे हैं, ये सभी रे हैं, तो इस रे में एक जो वर्टेक्स है, इसका भी यही वर्टेक्स है, आप देख रहे हो, इसमें भी यही वर्टेक्स है, आप देख रहे हो, यही आर्म है, मतलब ओ बी, जिसे ओ बी एक कॉमन आर्म है। बी एक कॉमन वर्टेक्स है, तो एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं? ए ओ सी में एडजेसेंट एंगल में ओ बी एक कॉमन आर्म है, सो ओ बी एक कॉमन आर्म है, बी एक कॉमन वर्टेक्स है। तो जब भी आप कॉमन आर्म या कॉमन वर्टेक्स की बात करते हैं तो वो हमेशा एक एडजेसेंट एंगल बनता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल कहाँ पे यूज़ होता है। अब देखिए, जैसे कल मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया, आपको सप्लीमेंट्री एंगल, अभी भी मैं कुछ एंगल्स के बारे में बताऊंगा। तो जितने भी सब चीज़ें हैं ये सब एडजेसेंट एंगल के ही टाइप है। मेन टॉपिक आपका एडजेसेंट एंगल होता है, इसी में आपका कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं। अब जैसे एडजेसेंट एंगल के बारे में कुछ और भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। जो एडजेसेंट एंगल होता है इसी को हम पेयर
पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। देखिए आपको भी पता है कि पड़ोसी कोई दो ही होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना, पड़ोसी कोई दो ही होंगे एक दूसरे के। तो उसी तरह पेयर ऑफ लाइंस की बात करो तो पेयर का भी मतलब आपको पता है कि जुड़ा होता है, पेयर्स ऑफ एंगल, ठीक है, पेयर्स ऑफ एंगल। तो पेयर्स ऑफ एंगल की वही चीज होती है, सेम पॉइंट सेम कंडीशन यही होती है कि जब कोई दो एंगल एक दूसरे के पेयर्स ऑफ एंगल, सपोज में ये 35 है और ये मान लेता हूँ मैं 25 है या कुछ भी मान लेता हूँ, सपोज मान लेता हूँ 45 है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये 45 और ये 35 एडजेसेंट एंगल एक दूसरे के थे। क्यों? बिकॉज एक कॉमन वर्टेक्स था, एक कॉमन आर्म था। उसी तरह पेयर्स ऑफ एंगल्स में भी खासियत यही होती है कि दोनों एक दूसरे के पेयर्स ऑफ एंगल है, बिकॉज एक दूसरे के जोड़ा है। जोड़ा, इसको हिंदी में जोड़ा बोलते हैं। तो वही एक दूसरे का पड़ोसी है, तो हम लोग एडजेसेंट एंगल को ही पेयर्स ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हैं। सो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अब हम लोग इसी वर्ड में जोड़ देते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ। अब आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि लीनियर लाइन क्या होती है। आपको पता होना चाहिए लीनियर लाइन की जब भी कोई बात करे तो उसके बीच का जो एंगल होता है 180 का होता है। अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब एक ऐसे दो एंगल्स जो लीनियर बना रहे हो, जो दोनों एक दूसरे को मिल के कैसे बना रहे हो, लीनियर बना रहे हो, तो उनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। जैसे कैसे, देखिए आप एक ये लाइन है, ये लाइन के बीच में सपोज एक एंगल कर देते हैं, बीच में कॉमन वर्टेक्स। देखिए सभी में कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म होंगे। जब भी हम एडजेसेंट एंगल की बात करें तो ये दोनों कंडीशन होंगे, कॉमन आर्म कॉमन वर्टेक्स होंगे। एडजेसेंट एंगल को ही हम पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं, पेयर्स ऑफ एंगल बोलते हैं। उसी का एक पार्ट होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर शब्द जुड़ने से क्या हो गया, सामने वाला 180 का बन गया। तो जब कभी दो एंगल वो दोनों का सम 180 का हो जाए तो उन्हीं को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। और इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंगल का बताया था। तो इसी लीनियर पेयर ऑफ एंगल को, इसी लीनियर पेयर ऑफ एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता चीज़ों को। देखो एडजेसेंट एंगल होता है एक एडजेसेंट एंगल को ही हम पेयर्स ऑफ एंगल बोलते हैं, और पेयर ऑफ एंगल का ही एक पार्ट होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर से मतलब क्लियर हो गया कि वो सामने वाला एंगल जो होता है 180 का होना चाहिए। लीनियर शब्द जुड़ने से ही सामने वाला 180 का हो गया। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का ही एक पार्ट होता है, एक पार्ट नहीं, उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसके पहले हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पढ़े थे, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी एक एडजेसेंट एंगल होता है, बट उसमें खासियत ये होती है कि उसका जो एंगल के दोनों सम होता है वो हमेशा 90 का होता है। तो मैंने आपको ये सब चीज़ें एक बार एक्सप्लेन कर दी हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है आपका, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज में डायरेक्टली चले जाएंगे। देखिए आपने अभी सबसे शुरुआत में पढ़ा इंटरसेक्ट लाइन। जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वो इंटरसेक्ट लाइन कहलाती है। सपोज ए बी सी डी, और सपोज यहाँ पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो ए है। अब आपने पढ़ा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए आप जब भी पढ़ोगे तो आपने इससे पहले पढ़ा होगा कभी कि वर्टिकली ये होता है और हॉरिजॉन्टल ये होता है। वर्टिकली अपोजिट मतलब आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके आमने सामने की जो साइड होती है इक्वल होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ज्योमेट्री के पूरे पोर्शन में कहीं ना कहीं इनका यूसेस होता ही रहेगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद
एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद जो आमने सामने की साइड होती है, सॉरी आमने साइड का जो एंगल्स होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। अभी आप जब क्वेश्चन अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन में आपको, हर क्वेश्चन में तो नहीं कहता, पर आप यदि एक एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको 5 क्वेश्चन में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये मेथड अप्लाई होगा यदि इस चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में बात हुई है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में आपने क्लियर कर लिया कि जब कोई दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करे तो उनके आमने सामने की एंगल्स जो होते हैं ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब इसके बाद ही हमारे जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं लाइन्स एंगल्स के कंप्लीट हो गए हैं और अब मैं आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज में जाऊंगा और एक्सरसाइज में क्या मेथड यूज़ हो रहा है, कहाँ पे क्या मेथड अप्लाई करना है, क्या फॉर्मेट अप्लाई करना है, वो सब एक एक करके समझाऊंगा जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। सो हम लोग है ना लाइंस और एंगल्स की जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज 6.1 पे पहले ही क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, आपको भी पता है और मैंने बार बार बताया था और इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री करते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फॉर्मेट। आपको किस तरह क्वेश्चन को अप्लाई करना है। देखिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको खुद से इस क्वेश्चन को वापस ट्राई करना है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला, किसी भी क्वेश्चन ज्योमेट्री की किसी भी क्वेश्चन को, यदि खासकर इस टाइप के क्वेश्चन हो उसको अप्लाई करने के लिए 3 चीज़ें करना है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते समय सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन लिखना है जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके जो इम्पोर्टेंट, जैसे खासकर ये देखिए ये चीज़ आपको, ये आपके लिए ये गिवन में आ गए। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको लिखना है प्रूफ दैट, मीन्स जो आपको प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन में उठाते हैं, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एंगल BOE प्रूफ करने को बोल रहा है और रिफ्लेक्स ऑफ, देखो यहाँ पे मैं देखा आपको पहले ही बताया था कि रिफ्लेक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है और आप देख रहे हो एक्सरसाइज फर्स्ट के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको रिफ्लेक्स के ऊपर हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है इसका रिफ्लेक्स एंगल। सो आपको प्रूफ दैट में ये दोनों चीज़ लिखना है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आना चाहिए आपको, आपका सॉल्यूशन। जो भी आपका सॉल्यूशन है, जो भी आपको करना है, सॉल्व करना है, वो किस तरह सॉल्व करना है ये आपको करना है। तो ये तीनों फॉर्मेट का मैं यूज़ करूँगा आपके इसको सॉल्यूशन में और फिर आप जब बार बार यूज़ करूँगा तो आप देखिएगा और आप बार बार अप्लाई कीजिएगा। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, आप इसी फॉर्मेट का शुरू से यूज़ करोगे तो आज आपका शुरुआत है 9th क्लास में, आपकी जो ज्योमेट्री है लगभग शुरुआत है। अभी 10th 11th 12th या कोई भी बड़े एग्जाम की तैयारी करो, कोई भी है, तो फॉर्मेट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं इस फॉर्मेट का पूरा इस्तेमाल करूँगा और फिर आपको बताता हूँ किस तरह करना है। देखिए फॉर्मेट में मैंने सबसे पहले बोला आपको गिवन लिखना है, सो हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है कि एंगल AOC प्लस, सबसे पहले ना क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। अभी मैंने इंटरसेक्ट लाइन के बारे में बताया था वीडियोस में, तो वही चीज़ दिया हुआ कि लाइन्स AB और CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O इफ एंगल AOC, सो AB एंड CD इंटरसेक्ट कर रहा है, एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70, मतलब एंगल AOC मीन्स ये एंगल और इस एंगल BOE के बारे में दिया हुआ है। दोनों का सम दिया है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते दोनों में से कौन कितना है। तो AOC प्लस BOE इक्वल टू 70, देन BOD इक्वल टू 14। तो देखो मैंने पहले ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है BOD इक्वल टू 40 एंड फिर बोला है कि फाइंड BOE, मतलब इस वाले को फाइंड करना है और सेकंड COE का रिफ्लेक्स पता करना है। तो चलो हम लोग पता करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारा क्या लेके रखा है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 और फिर एंगल BOD इक्वल टू 40, दो चीज़ लिख दिए। अब हम लोग अपने दूसरे फॉर्मूले में आते हैं। हमारा लिखा हुआ है प्रूफ दैट। प्रूफ दैट में क्या लिखा हुआ है, एंगल BOE और एंगल COE, बट इसका क्या निकालने को बोला है, रिफ्लेक्स। क्लियर हुआ, ये दो चीज़ें आपको लिखना है।
अब हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। सॉरी, यहाँ लिखना नहीं है सॉल्यूशन की, आप लिख दो सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, पूरा जो क्वेश्चन ही है वो सॉल्यूशन है। सो सबसे पहले हमको पता है कि बी ओ ई निकालना है। अब हम लोग बी ओ ई पे जाते हैं। बी ओ ई निकालने के लिए हमको हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ए बी ले लें, नहीं तो सी डी ले लें। अब हम लोग यदि बी ओ ई में ए बी लेते हैं तो मेरे पास बी ओ ई निकालने के लिए मेरे पास दोनों एंगल होना चाहिए, तभी तो आप निकाल। देखो तीन चीज़ें, तीन में से कोई दो होंगे तभी तो आप एक को क्लियरफाई कर सकते हो, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ से निकाल नहीं सकते हो। सपोज चलो सी डी पे चले जाते हैं। सी डी पे भी आप देख रहे हैं आपके पास ये वाला है, ये वाला तो है ही नहीं, और ये तो प्रूफ ही करना है, तो हम प्रूफ नहीं कर सकते, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि पहले हम लोग इसको प्रूफ करें। चलो ठीक है, नहीं प्रूफ बनता। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, सी ओ ई। अभी हमको पता है सी ओ ई के हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ए बी ले ले, नहीं तो सॉरी दूसरी ऑप्शन ये है कि सी डी ले ले। अब हम लोग ए बी लेते हैं, पहले सी डी देख लेते हैं एक बार। सी डी में हमारे पास ये तो है पर ये भी नहीं है, और ये तो पहले से नहीं, इसको तो प्रूव ही करना है, तो यहाँ से पॉसिबल तो नहीं लग रहा मेरे को। यदि आपको लग रहा है तो अलग बात है, पर यहाँ पे ये देखो ए बी है हमारे पास, ये दोनों अलग अलग तो नहीं है, बट इसका और इसका सम तो दिया हुआ है हमारे पास, ये दोनों का सम 70 दे के रखा हुआ है। फिर तो हमारे पास दो एंगल्स के बारे में पता है, तो तीसरा तो हम क्लियरफाई कर लेंगे। तो हमको सबसे पहले रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई प्रूफ करना है, उसके लिए सबसे पहले क्या लेंगे, ए बी। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इज ए लीनियर लाइन। क्या लिखेंगे, लीनियर लाइन, और लीनियर लाइन मीन्स 180 का एंगल ए बी। तो हम लोग बोलेंगे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई एंड प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180। देखो ए ओ सी ओ ई बी ओ ई प्लस इक्वल टू 180। अब हमें पता ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू पता है, सम। तो हम लोग एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दोनों को ब्रैकेट में डाल देते हैं, और एंगल सी ओ ई इक्वल टू, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हमारे पास ए ओ सी आ गया प्लस बी ओ ई आ गया प्लस सी ओ ई है, तो हमारे पास ये दोनों की वैल्यू दे के रखी है कितनी, 70 प्लस सी ओ ई इक्वल टू 180। यहाँ से हमारे पास सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70, और यहाँ पे आ गया 110। अब मैंने आपको इसके पहले वीडियो में समझाया था कि रिफ्लेक्स एंगल निकालते समय क्या करते हैं। किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल यदि आपको निकालना है, किसी चीज़ का भी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो आपको हमेशा 360 से माइनस करना है सामने वाले एंगल को। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हमको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स सी ओ ई इक्वल टू 360 माइनस 110, तो ये आ गया 250, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्लियरफाई हो गया कि 360 माइनस 110 to 250 आ गया। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि बी ओ ई निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। बी ओ ई निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बी ओ ई निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए ये वाला एंगल, और ये वाला तो पहले से दे के रखा है, और इसको अभी हमने प्रूफ किया 110। अब ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, तो हमको पता है कि सी डी एक लाइन है, वो भी कैसी है, सी डी इज ए लीनियर लाइन। कैसी लाइन, लीनियर लाइन है। तो सी ओ ई एंगल सी ओ ई प्लस बी ओ ई प्लस बी ओ डी इक्वल टू 180।
अब COE की वैल्यू हमको दे के रखी कितनी है 1110 प्लस BOE की हमारे पास नहीं तो हम लोग लिख देते हैं BOE, BOD हमारे पास 40 है और टोटल 180। ये दोनों को यदि सम करता हूँ तो कितना आ गया, और BOE डायरेक्टली लिख देता हूँ, BOE तो 150 इधर गया तो कितना बचा, एंगल BOE इक्वल टू क्लियरफाई हो गया। देखिए BCD हमारे पास लीनियर लाइन थी, सभी का सम हमको बस पता है कि 180 है। COE की वैल्यू अभी अभी हमने प्रूफ किया कि 110 है। BOE प्रूफ करना है, BOD हमारे पास गिवन है इक्वल टू 10, 40 एंड 110 150 और फिर हम लोग माइनस के 30 आ गया। देखो एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, क्या था कि एक लाइन थी AB और CD इंटरसेक्ट कर रहा था पॉइंट O पे। इफ़ AOC दे के रखा था 70 और BOD दिया था आपका 40। BOE हम प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पहले COE पे फोकस किए। COE के लिए हमने AB लाइन लिया और AB 180 होता है, ये वाली और ये वाली वैल्यू 70 थी तो वहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकाल दिए 110। अब हमको रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स के लिए मैंने बोला था, क्लियर किया था कि रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से ग्रेटर 360 से लेस होता है। अब आप देख भी रहे होगे 250 आया मतलब 180 से ग्रेटर है। अब आपको पता है कि मैंने रिफ्लेक्स एंगल में बताया था कि कोई भी एंगल का जब 360 से माइनस कर दोगे तो उसका रिफ्लेक्स एंगल क्लियर हो जाएगा। 250 आ गया। अब हमारे पे फोकस करते हैं हम लोग BOE पे। हमारे पास BOE के लिए हमारे पास ये दोनों एंगल थे तो हम ये एंगल प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ज्योमेट्री करते समय या पेपर करते समय हमारे पास 2-3 फॉर्मेट में पेपर आते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव आता है, फिर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6, अलग अलग स्टेट बोर्ड या CBSE में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमारे पास कभी भी अधिक समय नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन करते समय अधिक समय लेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय हमको जितना जल्दी हो सके, जितना कम समय लगे, जितना डायरेक्ट हो सके, जितना ट्रिक्स हो सके वो अप्लाई करते हैं। कोशिश यही करते हैं कि जितना जल्दी हो सके, नहीं बना तो अलग बात है। तो यदि सपोज ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया होता, क्या करते हैं आपका ये क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव, अभी इसके पहले मैंने वीडियो में ही शुरुआत है बीच में आपको ने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में बताया था। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो उसके आमने सामने की साइड हमेशा इक्वल होती है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि सबसे पहले लिखा है कि ABCD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्ट करने में आप देख रहे हो कि ये 40 है तो ये 40 आ गया। जब ये 40 ये 70 था तो ये 30 आ गया, और जब ये 30 और 70 है तो ये 10 आ गया। मतलब विदाउट पेन आप इस क्वेश्चन को सिंपल व्यू से कर लिए। ये आपका है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट। ये अप्लाई आपको नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं करना है। सॉल्यूशन में आपको एक सही तरीके से करना, तब जाके यदि 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 4 आउट ऑफ 4 आपको मार्क्स मिल सके। ये मार्क्स को गेन करने का तरीका। देखो पेपर सबसे बनता है, बच्चे सब होशियार होते हैं, जो मेहनत करेगा वो होशियार बनेगा। बट प्रॉब्लम ये होती है कुछ बच्चों को लिखने का तरीका नहीं पता रहता है। सो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब ज्योमेट्री आप करो तो आपको 3 फॉर्मेट यूज़ करना है, एक गिवन, एक प्रूफ दैट, देन सॉल्यूशन। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके टीचर्स आपके 1 मार्क्स भी आपको नहीं काटेंगे। सो मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम हो गया है, सो मैं आपको ये है कि मैं चाहता हूँ कि वीडियोस मेरा 25 से 30 मिनट उससे मैक्सिमम ना करूँ, जिससे आपको भी मेरे वीडियोस आपको बोर ना लगे। और यदि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे पढ़ाऊँगा आप लोग को। और यदि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे है ना आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।